का ये बांसुरी है? ये बांसुरी पूनम फ्लूट का बांसुरी है, काफ़ी महंगी आती है, लेकिन हमने मंगा लिया है। लगभग इसका कीमत 4,000 रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप पहली बार मिले? जी हाँ, मैं उनसे पहली बार मिला हूँ, लेकिन बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मुंबई गए थे। विले पार्ले में एक भाई दास हॉल है, वहाँ गए थे, तो मैं वहाँ इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहा था, तो वह मुझे ज्ञान था मुंबई से ही। तो मैं यहाँ आया तो राजनीतिक के साथ साथ मैं सामाजिक सेवा के माध्यम से स्नेक रेस्क्यू करने लगा। कभी रात के 12 बजे भी फ़ोन आते थे कि हमारे बिस्तर पर सांप है सर, जल्दी आइए, तो मैं बिना कुछ कहे वहाँ संभव होता था तो पहुँच जाता था उनके। इस वक्त हम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज अंतर्गत राजेपुर में मौजूद है और जिस शख्स को बैकग्राउंड में दिख रहे हैं ये अच्छी बांसुरी भी बजा लेते हैं और बीते दिनों स्नेक का रेस्क्यू करते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल चुके हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के परिवारजनों को भी हम धन्यवाद आभार करते हैं और उनका भी अभिनंदन करते हैं कि वो बिहार में इस बार बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई है। इसके लिए उन परिवारजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो आपका वायरल हो रहा है बांसुरी बजाने का, सुनाइए। जी, बांसुरी तो मेरा एक हॉबी है और मैं इसके लिए कहीं ये नहीं लिया हूँ, प्रशिक्षण नहीं लिया हूँ, लेकिन ये ऊपर वाले की कृपा है। थोड़ा बहुत हम बांसुरी बजा लेते हैं और मैं आपको एक प्यारा सा धुन नदिया के पार फिल्म का गुनगुनाने इस पर बजाने जा रहा हूँ। और भी आपके गाने पर बांसुरी बजाए हैं? जी, और भी है। तो अभी चूँकि प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, राजनीतिक व्यस्तता हो गई, सामाजिक व्यस्तता हो गई, इसके कारण तो मैं एक और धुन सुनाता हूँ। ये इसको आप लोग ही सुन के और अंदाज़ा लगाइए कि ये कौन सा गाना है। दो दिल टूटे दो दिल हारे। हाँ, ये वही बहुत प्यारा सा गाना है, फिल्मी दुनिया का पुराना गाना है और यह मेरे मन को बहुत भाता है। तो दिल आपका भी टूटा है क्या? दिल तो टूटा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि और लोग भी संगीत के माध्यम से जिन लोगों का दिल टूटा हो उनके दिल को सुकून मिले और सब लोग बांसुरी या कुछ न कुछ बजा के अपने मन को शांति रखें और खुश रहें। एक और आपका गाना बांसुरी से गाए हैं? जी, बहुत गाते हैं। अभी हम एक और गाना आपको सुनाइए। बता रहे हैं।
ये कितने का ये बांसुरी है? ये बांसुरी पूनम फ्लूट का बांसुरी है, काफ़ी महंगी आती है, लेकिन हमने मंगा लिया है। लगभग इसका कीमत 4,000 रुपये है। आपने कहा है कि खुद से हम बांसुरी बजाना सीखते हैं। जी प्रैक्टिस हाँ, करते हैं। खुद से प्रैक्टिस करते हैं, चूँकि मन में ये बचपन से था कि हमें बांसुरी की धुन अच्छी लगती थी, तो अपने खुद से अभी ये 4-5 सालों के अंदर कभी कभी बजाया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप पहली बार मिले? जी हाँ, मैं उनसे पहली बार मिला हूँ, लेकिन बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मुंबई गए थे। विले पार्ले में एक भाईदास हॉल है, वहाँ गए थे, तो मैं वहाँ इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहा था, तो उनके इवेंट का काम मैंने किया था। और उस समय एक इच्छा जागृति हुई थी कि प्रधानमंत्री से कभी न कभी मिलेंगे। स्नेक का रेस्क्यू कब से प्रारंभ किया आपने? स्नेक का रेस्क्यू, चूँकि मैं मुंबई में 2021 से मुंबई से आ गया यहाँ बिहार में, तो पहले से ही सामाजिक कार्यों में रुचि और लोगों की सेवा करने में से हमारा मन प्रफुल्लित होता है, तो वह मुझे ज्ञान था मुंबई से ही। तो मैं यहाँ आया तो राजनीतिक के साथ साथ मैं सामाजिक सेवा के माध्यम से स्नेक रेस्क्यू करने लगा। कभी रात के 12 बजे भी फ़ोन आते थे कि हमारे बिस्तर पर सांप है सर, जल्दी आइए, तो मैं बिना कुछ कहे वहाँ संभव होता था तो पहुँच जाता था। उनका डर नहीं लगता था रात्रि में जाते थे? हाँ, डर लगता था, तो कभी कभी मैं उन लोगों को बुला लेता था जो लोग फ़ोन करते थे कि आप आ जाइए, मैं आपके साथ चलूँगा। वो लोग आते भी थे, जाके रेस्क्यू कर देता था। फिर उनको इच्छा हुई तो पेट्रोल डोनेशन करते थे, नहीं इच्छा हुई तो हम कुछ मांग अवैध रूप से या ये नहीं करते थे कि हमको इतना पैसा चाहिए तो हम जाएंगे रेस्क्यू करने, तो उसमें मैं सेवा भाव से करता था। तो बहुत लोगों ने पेट्रोल डोनेशन करते भी थे, कुछ ऊपर से भी कहते थे कि सर आपका आने जाने में हुआ है, तो देते भी थे, और कुछ लोग नहीं देते थे, लेकिन उनको भी मैं सेवा करता था। कितने वर्षों तक सेवा की आपने? लगभग ये 2021 से यही 2024 तक मैं स्नेक रेस्क्यू किया। छोड़ कह दिए? चूँकि राजनीतिक व्यस्तता हो जाती है और मैं जिला मंत्री हूँ, इस नाते पार्टी का भी काम, अब क्षेत्र के लोगों का भी काम के वजह से अब टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी अगर कोई हो मुझे याद करेंगे तो मैं अगर यहाँ रहूँगा तो ज़रूर आ जाऊँगा मैं। सांपों को कैसे आप पहचान लेते हैं ये जहरीला है? चूँकि यहाँ सांपों का पैटर्न ऐसा उस पर भी थोड़ा रीडिंग करने की ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ तो अभी 3 सांप ही जहरीला मिलते हैं, जिसमें एक है स्पेक्टिकल कोबरा, इसका एक और वर्जन आता है मोनोकोल्ड कोबरा, लेकिन मोनोकोल्ड कोबरा हमारे यहाँ मिलता नहीं है। दूसरा एक जहरीला है आपको जो अभी नदी के किनारे हैं, रसल वाइपर, वो एशिया का सबसे खतरनाक सांप है वो रसल वाइपर। और एक है हमारे यहाँ उसको बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ये करैत, कॉमन करैत बोलते हैं, हाँ कॉमन करैत बोलते हैं, लेकिन यहाँ उसको स्थानीय भाषा में बहिरा बोला जाता है। तो वो भी बहुत साइलेंट किलर उसको बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो दांत होती है वह एकदम न्यू बर्न हुए बच्चे को जो इंजेक्शन लगाया जाता है नीडल, उससे भी पतली दांत होती है, और वो जब काटता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि मच्छर या चींटी काट लिया हो या तेलचट्टा जो होता है वो काट लिया हो रात में, तो लोग उसको लापरवाह हो जाते हैं, और इसके कारण जब आधा पौने घंटे तक उसका जहर फैल जाता है फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक यानी स्पेक्टिकल कोबरा का 2 बूंद जहर, और ये कॉमन करैत का यानी उसका चौथाई, यानी चौथाई हिसाब समझ लीजिए कि स्पेक्टिकल कोबरा का 5 बूंद जहर और ये कॉमन करैत का 1 बूंद जहर इतना काम करता है। कौन कौन से सांप जहरीला नहीं होते हैं? जब जहरीला सांप 3 ही होते हैं हमारे यहाँ, एक तो स्पेक्टिकल कोबरा हो गया, कॉमन करैत हो गया और रसल वाइपर। बाकी जितने भी सांप हैं हमारे यहाँ वो सब जहरीला नहीं है, उनसे सिर्फ लोग डरते हैं, चूँकि बचपन में उनके मन में यह भर दिया जाता है कि सांप जो होता है वो जहरीला ही होता है। हालांकि हमारे यहाँ 50 से प्रजातियाँ पाई जाती है, 50 प्रजातियों से भी ऊपर पाई जाती है, उसमें 4-5 प्रजाति ही है जो जहरीला होता है। ये मुंबई में मैं काम कर रहा था, चूँकि मेरी ज़िंदगी जो है बहुत संघर्ष भरी है। मैं मुंबई में फुटपाथ पर पहले बतौर पेंटर काम शुरुआत की थी, मुझे पेंटिंग भी आती है। मैं पुराने ज़माने में फिल्मों की पोस्टर भी बनाता था कलरों से, तो वहाँ मैं रोड पर बतौर साइन बोर्ड नंबर प्लेट लिखता था, और वहीं धीरे धीरे हमारे 3-4 लोग ऐसे मिले
गुजरात के, महाराष्ट्र के, जो हमारे लिए भगवान है, उन लोगों ने मुझे मेरी प्रतिभा को देखकर मुझे डेवलप करने में बहुत सहायता किया। यहाँ ही ऐसे रहना, परिवार में आपका जन्म हुआ था? बहुत ही गरीबी में, बोले तो आज खाते और कल के लिए सोचते थे। और वैसे में पिताजी मुझे 5 क्लास तक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पढ़ा पाए। फिर आगे नहीं पढ़ पाए? मुझे चूँकि पिताजी मेरे राजमिस्त्री थे, मुझे लेके जाते थे हेल्प में काम करने, तो मुझे मन नहीं लगता, तो मैं घर से भाग गया था। और जीवन में पहली बार साहेबगंज गया था और उधर से आने के लिए बस नहीं था, मैं रो रहा था। तो वही डॉक्टर केसी झा के नज़र पड़ी मुझ पर और वो लेके गए मुझे। फिर पूछा, खाना पीना खिलाया, फिर पूछा क्यों भागे हो। मैंने अपना बात बताया कि मुझे पढ़ने में रुचि है और पिताजी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पढ़ा पाएँ, और फिर वो मारते हैं, इसलिए मैं भाग आया। फिर उन्होंने रखा मुझे, थोड़ा बहुत काम भी करते थे और उनके बच्चे लोगों के साथ पढ़ाई भी करते थे। 10वीं तक उन्होंने पढ़ाया है मुझे। किसी जाने पढ़ाया? डॉक्टर? जी जी, डॉक्टर केसी झा ने, और वो भी मेरे भगवान ही हैं। कहाँ के रहने वाले थे? वो रक्सौल साइड के थे, भलुआहिया के, और वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। अब जो गरीबों की मदद करे, और मैं देखता था कि वो कंपाउंडर भी मैं उनका रहा, वो देखता था कि जिसके पास पैसा नहीं है उनका भी इलाज वो बहुत कम दामों में या फ्री में भी कर देते थे, और उनका भी मेरे जीवन में बहुत अहम योगदान है। मुंबई तक कैसे पहुंचे? फैक्ट्री स्थापित कैसे की? जी, मुंबई तक वही मैं यहाँ से गया दोस्तों के साथ, और एक थे साहेबगंज के असगर अली, वो उनके थ्रू मैं गया था। वहाँ पर फुटपाथ पर नंबर लिखने का शुरुआत काम किया मैं। गाड़ी का नंबर? हाँ, गाड़ी का नंबर लिखने का काम शुरुआत किया। फिर धीरे धीरे साइनेज, साइन बोर्ड, बैनर ये सब बनाते लोगों की नज़र पड़ती थी। फुटपाथ पर थे तो लोग, हज़ारों लोग मुंबई में आते जाते हैं रोड पर। जो कुशवाहा को जो अच्छी बांसुरी भी गा लेते हैं, आपकी क्या इस वीडियो पर प्रतिक्रिया है, राय है? वीडियो देखने के बाद वो भी कमेंट करके बताएं।